गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने धातु, अधातु और उपधातुओं के बारे में पढ़ा था। अभी अपने नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है तत्वों के गुण धर्मों की आवर्ती प्रवृत्ति। तत्वों के गुण धर्मों की आवर्ती प्रवृत्ति। गुण धर्मों की आवर्ती प्रवृत्ति। अब देखो यहाँ पर ये शब्द आया है आवर्ती प्रवृत्ति। इसका मतलब क्या होता है? आवर्ती गुण धर्म कौन से होते हैं? सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए आवर्ती गुण धर्म कौन से होते हैं। आवर्ती गुण धर्म का मतलब ये है, टॉपिक है अपना तत्वों के गुण धर्मों की आवर्ती प्रवृत्ति। यहाँ पर सबसे पहले अपने को आवर्ती गुण धर्म का पता होना चाहिए कि आवर्ती गुण धर्म कौन से होते हैं। तो देखो आवर्ती गुण धर्म का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने जो आवर्त सारणी अभी तक पढ़ी थी, आधुनिक आवर्त सारणी जिसकी खोज हेनरी मोजले ने की थी, तो वो जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के गुण किस प्रकार हैं, अब उनको किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ पर आवर्ती गुण धर्म कौन से होते हैं? वे गुण धर्म जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। क्या लिखेंगे अपने? वे गुण जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। कि भी अगर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल रहा है तो उनके गुण भी बदल रहे हैं क्या, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर समान है तो उनके गुण समान होंगे क्या। ऐसे जो भी गुण होंगे वो गुण कहलाते हैं आवर्ती गुण धर्म। अब यहाँ पर ये जो शब्द आया है अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे बनाते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन से। तो जितने भी तत्व हैं उन सब के जो भी गुण वो प्रदर्शित करते हैं उनमें जो मुख्य योगदान होता है वो किसका रहता है? इलेक्ट्रॉन का योगदान रहता है। अब अगर अपनी बात करते हैं कि भी आवर्ती गुण धर्म कौन कौन से होते हैं, अपने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले अपने पॉइंट नोट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने परमाणु त्रिज्या की। इसकी परमाणु त्रिज्या की। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे अपने आयनिक त्रिज्या की। किसकी बात करेंगे? आयनिक त्रिज्या की। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अपने, और वो देखेंगे अपने आयनन एंथैल्पी। क्या देखेंगे? आयनन एंथैल्पी, या इसको आयनन ऊर्जा भी बोलते हैं, या क्या कहते हैं इसको? आयनन ऊर्जा। ये जो एंथैल्पी यहाँ पर ये जो शब्द आप लोगों ने लिखा है इसका मतलब ऊर्जा ही होता है। ओके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट अपने डिस्कस करेंगे और वो होगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्या फोर्थ पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे अपने? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और उसके बाद अपने डिस्कस करेंगे वो पॉइंट है, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है इसका एक नेम और होता है, या इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे अपने, और वो होगा विद्युत ऋणात्मकता। क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता। तो देखो परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या क्या होती है, आयनन एंथैल्पी क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इस दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता, और लास्ट पॉइंट अपने डिस्कस करेंगे विद्युत ऋणात्मकता। तो ये इतने सारे पॉइंट अपनों ने डिस्कस करने हैं। ये सभी जो पॉइंट हैं ये क्या कहलाते हैं? आवर्ती गुण धर्म कहलाते हैं, क्योंकि अभी अपनों ने यहाँ पर जितने पॉइंट नोट किए हैं वो सभी पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। और फिर से बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, इसका मतलब किस पर आधारित है? ये इलेक्ट्रॉन पर आधारित हैं। ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट, और वो है परमाणु त्रिज्या। तो देखो यहाँ पर आपको सीधा एक नेम दिखाई दे रहा है, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या का मतलब क्या होता है? किसी भी परमाणु की त्रिज्या, किसी भी जो तत्व होगा उसके परमाणु की त्रिज्या ही परमाणु त्रिज्या कहलाती है। किसी भी तत्व के
परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब देखो इसके अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें, इसको और अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे, परमाणु त्रिज्या होता क्या है एक्चुअल में, कैसे होती है। तो देखो अपने बात करते हैं, कुछ तत्वों की बात करेंगे, जैसे हाइड्रोजन की, अपने बात कर लेते हैं कार्बन की, नाइट्रोजन की और सोडियम की। इतने सारे तत्वों के परमाणु की त्रिज्या की बात करते हैं। हाइड्रोजन जो होता है उसका परमाणु बनाते हैं अपने। ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों लिखेंगे? तत्वों के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही तो निर्भर करते हैं, और इतने सारे गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। क्या होता है? 1s1। ये नाभिक बनाया, ये प्रथम कोश बनाया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। ये किसका परमाणु बना लिया अपनों ने? हाइड्रोजन का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कार्बन की, 1s2, 2s2, 2p2। ये इतने अपने क्या बना लिया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें एक ही कोश है और इसमें कितने कोश हैं? 2 कोश हैं। तो कार्बन का अगर मैं परमाणु बनाता हूँ तो ऐसे बनेगा, ये पहला कोष, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे। उसके बाद ये कौन सा कोष? दूसरा कोष, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसका परमाणु बनाया अपनों ने? हाइड्रोजन का। ये किसका परमाणु बनाया? कार्बन का। नाइट्रोजन का परमाणु बनाते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p3। सोडियम का परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं अपने 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो देखो हाइड्रोजन जो है उसमें 1 है, एक ही कोश है। कार्बन और नाइट्रोजन है उसमें कितने कोश हैं? यहाँ पर ये जो 1 2 1 2 दिखाई दे रहे हैं ये है मुख्य क्वांटम संख्या, और जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है उतने ही क्या होते हैं? कोश होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 2 ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक ही कोश होता है, ठीक है। तो 1 और 2 कितने कोश हो गए? 2 कोश। सोडियम में कितने कोश हो गए? 1 2 और 1 कितने कोश हो गए? 3 कोश हो गए। तो अगर मैं सोडियम का परमाणु बनाता हूँ, ये सोडियम का नाभिक, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश और ये क्या है? तीसरा कोश। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2। उसके बाद कितने? 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 3 4 5 6 7 और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। और जो तीसरा कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? अपने पास इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है। अब बात करते हैं अपने सभी 3-4 टाइप के परमाणु बना लिए। इसके नाभिक में मैं लिख देता हूँ ये किसका है। ये है सोडियम का, हाइड्रोजन का, कार्बन का और सोडियम का परमाणु अपनों ने यहाँ पर बना लिया। तो देखो अपने पढ़ रहे हैं परमाणु त्रिज्या क्या होती है। क्या पढ़ रहे हैं? परमाणु त्रिज्या क्या होती है। किसी भी नाभिक जो है, किसी भी तत्व के नाभिक से लेकर सबसे बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर मैं परिभाषा बोलता हूँ परमाणु त्रिज्या की, किसी भी तत्व के नाभिक से लेकर सबसे बाह्यतम कोश की जो दूरी होती है या बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या। तो हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या ये होती है। त्रिज्या तो आप जानते हो, वृत्त पढ़ा हुआ है आपका 10th क्लास में, या उससे छोटी क्लासों में वृत्त नाम का टॉपिक था, वो पढ़ा हुआ है मैथ में। तो त्रिज्या आप अच्छे से जानते हो। तो अब परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे तो बस वैसा ही होगा। थोड़ा सा अपने इसको चेंज क्या कर देंगे, अपने ये बना देंगे कि भी किसी भी तत्व के नाभिक से लेकर और नाभिक के केंद्र से लेकर, कहाँ से? ये नाभिक का केंद्र है। क्या है? नाभिक का केंद्र। यहाँ से लेकर सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या। अगर मैं कार्बन की बात करूँ, इसका केंद्र ये है। सबसे बाह्यतम कोश में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूँ, ये कार्बन की परमाणु त्रिज्या होगी। और अगर मैं बात करता हूँ सोडियम का, तो सोडियम का नाभिक ये और सबसे भारी कोश ये वाला है। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये रहा। तो सबसे भारी कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है या सबसे बाह्यतम कोश की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ये तो बात हुई परमाणु त्रिज्या की। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक को अपने यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये जो चैप्टर है आवर्त सारणी का चैप्टर है, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में अगर मैं बाएं से दाएं जाता हूँ या मैं ऊपर से नीचे की तरफ आता हूँ तो परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, वो ध्यान रखना है आपने। और वही इम्पोर्टेंट बात है। देखो बनाते हैं अपने, ऐसे बोलने से तो समझ आने वाला है नहीं, अपने अच्छे से बनाते हैं फिर पता चलेगा कि भाई क्या है। देखो जैसे
ये मानो एक आवर्त सारणी है, तत्व नहीं लिखूंगा मैं, कोई भी तत्व नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, सिर्फ आवर्त सारणी है। आप सपोज करो, मान लो ये आवर्त सारणी है, तो इसमें ये बायां भाग है और ये कौन सा भाग है, दायां भाग, और यही कौन सा भाग है, ऊपर वाला भाग है, और ये कौन सा भाग है, नीचे का भाग है, ठीक है। तो जब मैं बाएं से दाएं, इधर से इधर जाता हूं तो परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, और मैं जब ऊपर से नीचे आता हूं तो परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। जो परमाणु या तो त्रिज्या की बात करो या परमाणु आकार की बात करो, ठीक है। तो देखो मैं बात करता हूँ, ऊपर से नीचे आएंगे मतलब वर्ग में, बाएं से दाएं जाएंगे मतलब आवर्त में। तो आवर्त में किस प्रकार परिवर्तन होता है, अपने जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उन सभी में अपने ये देखेंगे कि आवर्त में क्या परिवर्तन होता है और वर्ग में क्या परिवर्तन होता है। किसका, आयनन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का, विद्युत ऋणात्मकता का, परमाणु त्रिज्या का, ये सारे टॉपिक अपने पढ़ेंगे। तो देखो आवर्त में क्या होता है कि जैसे जैसे लिख लेते हैं अपने, कहाँ से, बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु जो त्रिज्या होती है वो घटती है। क्या होता है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। क्या होता है, बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार है वो हमेशा क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। मतलब इधर वाले जितने भी परमाणु होंगे उनका आकार बड़ा होता है, और उसी आवर्त का जो सबसे लास्ट तत्व होगा उसका आकार क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा छोटा हो जाएगा। कारण भी बताऊंगा अभी, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ वर्ग में, कि भी वर्ग में क्या परिवर्तन होता है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, जो परमाणु त्रिज्या होती है वो बढ़ती है। क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। तो देखो बाएं से दाएं जाएंगे तो त्रिज्या क्या होगी, घट जाएगी। मतलब जब अपने इधर से इधर चलते हैं, जब त्रिज्या घटेगी तो आकार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या तो त्रिज्या बोलो या आकार बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे दोनों कॉमन चीज़ है। तो जब मैं बाएं से दाएं जाता हूँ तब तो क्या होता है, त्रिज्या घट जाती है। मतलब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि जो आकार है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। और जब मैं ऊपर से नीचे आता हूँ तो अपने लिख लेते हैं आकार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, आकार बढ़ जाता है। ओके, ये अपनों ने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा। अब इसका रीजन पता होना चाहिए, रीजन ही जो है वो आपने याद रखना है। सिंपल सा रीजन है, देख लो क्या होता है, आपको सब पता है, बस थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने एक आवर्त की, किसी भी एक आवर्त की बात करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं दूसरे आवर्त की बात कर रहा हूँ, दूसरे आवर्त के मैं यहाँ पर तत्व नोट कर रहा हूँ। कौन कौन से होते हैं, जैसे Li, Be, फिर B, C, N, O, F, Ne, ये मैं बाएं से दाएं जा रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरा आवर्त है। अगर आपको आवर्त सारणी याद है तो दूसरे आवर्त के सारे तत्व, जितने तत्व होते हैं वो मैंने नोट कर लिए। कितने तत्व हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आपको ये भी पता है कि दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 8 तत्व। अब आपको इनका ये पता होना चाहिए कि यहाँ जितने से यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने जितने भी तत्व लिखे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी कितनी होती है। जो उसका परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर वो जो परमाणु है वो उदासीन परमाणु है, उस पर कोई आवेश नहीं है, तो उस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर। तो इस पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लिख लेते हैं अपने सभी के लिए। इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन 5 ही प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितने हैं, 10 ही प्रोटॉन हैं। तो देखो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। अगर मैं नाभिक बनाता हूँ, एक इसका परमाणु बनाएं अपने, ठीक है, इन सभी का एक परमाणु बनाते हैं। तो परमाणु बनाएंगे तो आकार कैसे कैसे घटेगा, कैसे कम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s1, ठीक है। और उसके बाद अपने जैसे जैसे इसका परमाणु विन्यास आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे Be का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 1s2 2s2, अपनों ने B का लिखा 1s2 2s2 2p1, उसके बाद C का लिखा 1s2 2s2 2p
2 ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखने आने चाहिए, ठीक है। और सबसे लास्ट में लिख लेते हैं अपने नियोन का 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोश कितने हैं अपने पास, 2 कोश हैं, पहला कोश और दूसरा कोश। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। अब लिथियम की बात करता हूँ तो देखो लिथियम में दूसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक पर होता है। कहाँ पर होता है प्रोटॉन? नाभिक पर होता है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने क्या हो रहे हैं? यहाँ से जब मैं बाएं से दाएं जा रहा हूँ तो क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ पर बढ़ रही है? सबसे भारी कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। सबसे भारी कोश में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। और सबसे अगर मैं लास्ट की बात करता हूँ किसकी? नियोन की, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10। जी 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो प्रोटॉन भी कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कौन सा होता है? नेगेटिव आवेश होता है। और जितना बाहर की तरफ नेगेटिव आएगा उतना ही अंदर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। मतलब आप ये मानो कि यहाँ पर 10 तो आगे पॉजिटिव और 10 आगे नेगेटिव। तो नाभिक जो है वो सबसे भारी कोश के इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से प्रबल बल से क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो जैसे जैसे आकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा और परमाणु का आकार क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, ये दोबारा से एक परमाणु और बना लेते हैं अपने लिथियम का। ये नाभिक, इस पे +3 है, माइनस के भी क्या है? 3 है। तो अब एक बात सोचो आप जरा, सपोज करो ये लिथियम का है। किसका परमाणु बनाया? लिथियम का। और ये मैंने परमाणु बना लिया नियोन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर बना दिए। तो अब आप मुझे ये बताओ, अपने आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो कि यहाँ का जो नाभिक है और यहाँ का जो नाभिक है, उन दोनों नाभिकों की तुलना करो और आप मुझे ये बताओ कि कौन सा नाभिक बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रबल बल से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो जहाँ पर नाभिक पर आवेश ज़्यादा होगा वो क्या करेगा? बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा? प्रबल बल से आकर्षित करेगा। यहाँ पर नाभिक पर आवेश है कम, बाहर नेगेटिव भी है कम। तो नेगेटिव कम है, पॉजिटिव कम है, तो उनका आकर्षण बल थोड़ा सा क्या रहता है? कमज़ोर रहता है, दुर्बल रहता है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इस पर जो आवेश है और इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश है उसका मान क्या होगा? ज़्यादा होगा, प्रबल होगा। तो वो प्रबल बल से एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूँ, कारण क्या है कि जैसे जैसे मैं बाएँ से दाएँ जाता हूँ किसकी संख्या बढ़ती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन व जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है वो भी बढ़ रहा है। तो जैसे आकर्षण बल बढ़ेगा तो आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये बात हुई आवर्त की। बाएं से दाएं जाती है तो त्रिज्या घटती है, या तो त्रिज्या बोलो या आकार बोलो, क्योंकि त्रिज्या घटेगी तो आकार भी क्या हो जाएगा? पूरे परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ये कारण था एक आवर्त के लिए। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, वर्ग में इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो कैसे देखने को मिलता है, कैसे संभव होता है। देखो एक वर्ग की बात करते हैं अपने। अब आपने ये पढ़ लिया कि भी वर्ग में, ये तो आपने पढ़ लिया कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। ये कैसे बढ़ेगी? देखो अब मैं एक वर्ग की बात करता हूँ। सिंपल सी बात है, वर्ग तो बहुत ही ईजी है। जैसे मैं फर्स्ट वर्ग की बात करूँ है ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 3s1, इसका सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1, इसका सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s1, इसका सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6s1, इसका सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7s1। तो देखो यहाँ पर 1 है, ये दूसरा कोश आ गया, तीसरा कोश आ गया, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश, चौथा कोश, पांचवा कोश, छठा कोश और सातवां कोश। तो आप लोग क्या बताओगे कि जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है? कोशों की संख्या बढ़ती है। जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे परमाणु का आकार भी क्या होता है? बढ़ जाता है। देख लो आप, परमाणु बना लो। ये जैसे मैंने बनाया एक ही कोश हाइड्रोजन का,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं भरने, आप लोगों को सीधा देखने से पता चल जाएगा। जब मैं लिथियम का बनाऊंगा तो यहाँ पर 2 कोष मिलेंगे अपने को, कितने हैं, 1 और 1, कितने कोष हैं, 2। सोडियम का बनाऊंगा तो 1, 2 और 3, कितने कोष की संख्या बढ़ रही है, पहला कोष, दूसरा कोष और तीसरा कोष। और उसके बाद पोटेशियम का बना लो तो उसके लिए अपने को कितने कोष बनाने पड़ेंगे, ये नाभिक, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष और ये चौथा कोष। तो आपको खुद दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोजन का है, किसका है, हाइड्रोजन का, ये लिथियम का, ये सोडियम का परमाणु, ये किसका परमाणु, पोटेशियम का परमाणु। अपना ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं भरे। तो अब अगर आपने यहाँ से सिंपल तरीके से अगर आप सीधे देख रहे हो तभी पता चल रहा है कि भी कोषों की संख्या बढ़ रही है तो परमाणु का आकार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है मतलब ये त्रिज्या इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है और इसकी इतनी है। तो देखो ये त्रिज्या छोटी है, ये त्रिज्या बढ़ गई, ये त्रिज्या और बड़ी होगी, ये त्रिज्या और बड़ी होगी। यही तो बात अपनों ने की है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। कारण ये लिखना है, इसका क्या लिखना है, कारण क्या लिखना है कि भाई कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये टॉपिक अपना हुआ कंप्लीट परमाणु त्रिज्या। उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं आयनिक त्रिज्या क्या होती है। देखो आयनिक त्रिज्या में आपने आवर्त और वर्ग को अलग अलग एक्सप्लेन नहीं करना, आपको बस पता होना चाहिए कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है। देखते हैं अपने ये जो अपना टॉपिक चल रहा है आप बुक से पढ़ते जाइए साथ साथ और वीडियो देखकर आप नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने, और वो है आयनिक त्रिज्या। देखो नाम से में स्पष्ट है, आयनिक त्रिज्या मतलब परमाणु त्रिज्या क्या था, किसी भी परमाणु की त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या मतलब किसी भी आयनों की त्रिज्या। कोई ऐसे आयनिक यौगिक अगर अपने को मिले, आयनिक यौगिक हों और उसकी जो त्रिज्या होगी उसको बोलते हैं आयनिक त्रिज्या। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ NaCl, यहाँ पर Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई आयन बना हुआ होगा, धन आवेश और ऋण आवेश से जो आयन बना हुआ होगा उससे जो यौगिक बनेगा उसकी जो त्रिज्या होगी। जैसे मैं बात करता हूँ, सपोज करो आयनिक त्रिज्या को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये कोई धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, ये तो त्रिज्या जो होगी वो धन आवेश की त्रिज्या होगी और ये जो त्रिज्या होगी वो किसकी त्रिज्या होगी, ऋण आवेश की। जैसे अगर अपने बात करें तो देखो ये दूरी और ये दूरी अलग अलग दूरियां हैं मेरे पास। ये जो गैप जो है ना आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो है धन आयन की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या है, धन आयन की। और ये किसकी त्रिज्या है, ऋण आयन की त्रिज्या। अब आप कहोगे कि भाई ये छोटा क्यों बनाया, ये बड़ा क्यों बनाया। तो देखो इसका रीजन है वो आपको पता होना चाहिए। धनायन कैसे बनता है, जैसे जो सोडियम था इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लोरीन जो था उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये मैंने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। अगर मैं सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ, ये प्लस कब बनेगा, जब ये +1 कब बनेगा। धनायन कब बनते हैं, धनायन बनते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात। कब बनते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद। और ऋण आयन कब बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद। तो देखो सोडियम प्लस का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूँ मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिया, त्याग दिया, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। और एक्सप्लेन करते हैं इसको अच्छे तरीके से। और क्लोरीन नेगेटिव का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। एक इलेक्ट्रॉन इसने जो त्यागा सोडियम ने वो किसने ग्रहण कर लिया, इसने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p भी कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो मैं बात करता हूँ सोडियम की, मैं बात करूँगा सोडियम पॉजिटिव की, मैं बात करूँगा क्लोरीन की और मैं बात करूँगा क्लोरीन पॉजिटिव की। यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लिखते हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, सोडियम पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन कम ज़्यादा नहीं होते, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कोई भी तत्व या इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो गुण अपने किसके पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कि जो भी गुण हैं मतलब वो किस पर निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर। तो या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे या इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। सब क्या लिखते हैं अपने,
17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 और ये कितने रह गए 17। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो हो गए कम, प्रोटॉन है ज़्यादा। तो जब जैसे मैंने परमाणु अपने आकार की बात की थी, त्रिज्या की बात की थी, तो नाभिक प्रवेश हो गया ज़्यादा, बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कम। तो जो नाभिक प्रवेश ज़्यादा हो गया और बाहर कम इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो नाभिक क्या करेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को और प्रबल बल से आकर्षित करेगा, प्रबल बल से आकर्षित करेगा। जो धनायन होता है उसका आकार छोटा होता है, ये लिख लेते हैं अपने, धनायन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये धनायन है, इसकी बात करनी है अपने, और ये ऋणायन है, इसकी बात चल रही है। धनायन पे प्रोटॉन कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, ठीक है। तो 11 पॉजिटिव जब 10 नेगेटिव को खींचेंगे तो वो ज़्यादा पास आ जाएंगे, ज़्यादा पास आ जाएंगे तो धनायन का आकार क्या हो जाएगा, छोटा। यहाँ पर देखो 17 इलेक्ट्रॉन है, पहले इसकी बात करें, 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर परमाणु बनाते हैं अपने क्लोरीन का, सबसे बाहरी कोष बनाऊंगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले 10 आने थे, कितने आ सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं सबसे बाहरी कोष में, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक और ग्रहण कर लिया, मतलब एक्स्ट्रा आ गया। तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, परंतु प्रोटॉन तो उतने ही रहे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉनों को खींच रहे थे, अब क्या करेंगे, 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है ये क्या करेगा, इसके बीच में बाह्यतम कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा आवेश है, ऋण आवेश, और दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षण का मतलब क्या है कि आकार थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो धनायन होता है उसका आकार क्या होता है, छोटा। और अगर मैं बात करता हूँ ऋणायन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, ऋणायन का आकार क्या होता है, बड़ा, और धनायन का आकार क्या होता है, छोटा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो बाकी जो 2-3 टॉपिक और बचे हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।